हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब जीएस पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि। इनसे संबंधित जो भी फैक्ट होगा तो उनको हम पढ़ेंगे। मैंने पहले बता रखा है कि जो ये पार्ट है आपका, ये थोड़ा फैक्ट वाला पार्ट है। इसमें केवल आपको रटने की कोशिश करनी पड़ती है कि कौन सा क्या है, और यहाँ से अच्छा एक दो क्वेश्चन यहाँ से हमेशा देखने को मिलते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो। ठीक। साथ ही जो इससे कि पहले कि हमारी ज्योग्राफी का जो आपका ब्रह्मांडीय विज्ञान या सौरमंडल से संबंधित है, वो हमने लगभग लगभग सारा समाप्त कर दिया। इसके बाद हम सीधे फिजिकल ज्योग्राफी की ओर प्रवेश करेंगे, जहाँ हम पृथ्वी से संबंधित गतियां, अक्षांश, अगर अक्षांश, चट्टान, पर्वत आदि से संबंधित जो भी टॉपिक है उनको पढ़ेंगे। और आज हमारी ये यूनिट एक यूनिट हमारी पूरी हो जाएगी। तो आज शुरू करते हैं यहाँ उपग्रहों से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर, लाइक, कमेंट और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज। दोस्तों, जो उपग्रह उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह वे होते हैं, वे खगोलीय पिंड होते हैं जो अ, अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, तो उन्हें उपग्रह कहा जाता है। यानी जो अपने ग्रहों के साथ साथ अ, सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, उन्हें उपग्रह कहा जाता है। और जो ये उपग्रह होते हैं वो प्रकाशहीन होते हैं, यानी जो प्रकाश के लिए सूर्य पर निर्भर होते हैं। ठीक। यानी इनमें स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता। इनको दोनों को विशेष याद रखना, बुध और शुक्र, जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक। अब सर्वाधिक उपग्रह मिलेंगे आपको शनि के। वर्तमान में जो शनि के उपग्रह है वो 146 और जो बृहस्पति है इसके 95। दोस्तों, इसको विशेष कर याद रखना। आप जब भी परीक्षाओं में जाएंगे तो एक बार जब जैसे आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं सौरमंडल वाला, तो आप एक बार उपग्रह जरूर गूगल पे चेक करके जाना, क्योंकि इनकी संख्या लगातार घटती बढ़ती रहती है। कभी बृहस्पति आगे चले जाता है, कभी शनि आगे चले जाता है। जैसा कि अभी हाल ही में जो पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आ रखा था कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके होते हैं। तो जो अक्सर किताबें, पुरानी किताबें थे, लोग उस पर अपडेट तो हो नहीं रखा था, तो उसमें बृहस्पति के सबसे ज्यादा ग्रह दिखा रखे थे। ठीक। तो वो गलत हो गया, क्योंकि मैंने ये पहले बताया और मैंने जहां जहां भी अपना मतलब जिन कोचिंग संस्थानों में मैंने पढ़ाया वहां मैंने बता रखा था कि भाई कि इनकी संख्या लगातार घटती बढ़ती रहती है। सो आप भी इसको जब परीक्षा देने जाओगे, चाहे आप किसी भी परीक्षा, एक बार इनको देख के जरूर जाना कि कौन किसकी सर्वाधिक संख्या है, क्योंकि लगातार इनमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक। दूसरा है, अब है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक। और जिसपे जीवन की संभावना भी अभी जो हमारे वैज्ञानिक है वो बता रहे हैं, उनके अनुसार संभावना देखने को मिलती है। तो ये पृथ्वी का एक उपग्रह है और सौरमंडल का ये पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक। और इसमें वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। इसको याद रखना दोस्तों, खासकर इस पे वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार आता है? क्वेश्चन आता है कि कोई जब दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं तो वो चंद्रमा पर एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते हैं। तो किस कारण वो नहीं सुन सकते हैं? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर होगा चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। ठीक। अगला है, यह सतह, जो चंद्रमा है उसकी सतह का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का जो सतह है, जैसे पृथ्वी की सतह आंतरिक संरचना हम पढ़ेंगे जिसमें कोर मेंटल, उसी प्रकार से जो इसकी सतह होती है उसका अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक। और यह भी भूगोल की एक शाखा है जो कि हमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगला है, एक लिब्निटीज पर्वत पाया जाता है चंद्रमा पर, जो कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो याद रखना, सेलेनोलॉजी और लिब्निटीज पर्वत। और एक दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक। जो चंद्रमा है इस पे शांति सागर, मतलब शांति सागर क्या है? जो चंद्रमा पर काले काले धब्बों का क्षेत्र पाया जाता है उसे शांति सागर की संज्ञा दी गई है। हमने पढ़ा था, जो हमने सौर कलंक पढ़ा था, हमने वो वहां क्या पढ़ा था कि सूर्य पर जब काले धब्बे पाए जाते हैं तो उन्हें सौर कलंक कहा जाता है। और यहाँ पे जो चंद्रमा पे जो काले धब्बे पाए जाते हैं उन्हें शांति सागर की संज्ञा दी गई है। ठीक। जो चंद्रमा है इसका पथ परवलयाकार होता है, यानी जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है वो परवलयाकार में करता है।
और जिस कारण से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी घटती और बढ़ती रहती है। ठीक, अब है अगला पेरिजी। दोस्तों इन शब्दों को याद रखना, अक्सर जैसे अभी यूटी बीयूटी से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसी प्रकार इनसे भी मतलब इनको याद रखना। पेरिजी क्या होता है? पेरिजी को हिंदी में उपभू कहते हैं। यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी होगी तो उस स्थिति को पेरिजी कहा जाता है। और जब जब पेरिजी की स्थिति होती है तो जो ज्वार उत्पादक बल होता है, जिससे कि ज्वार भाटा अधिक आ जाता है, तो वो सर्वाधिक हो जाता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार आता है कि इस स्थिति में समुद्र में ज्वार भाटा अधिक ऊंचा आता है, तो याद रखना पेरिजी की स्थिति में, पेरिजी की स्थिति में इससे ज्वार उत्पादक बल अधिक आता है, मतलब ज्वार उत्पादक बल अधिक पैदा होता है, जिससे कि उच्च ज्वार आता है। ठीक, जब हम ज्वार भाटा टाइड पढ़ेंगे तो वहां हम इसको फिर से अध्ययन करेंगे। अपोजी, अपोजी क्या होता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी। पेरिजी न्यूनतम दूरी, अपोजी अप यानी बहुत ज्यादा, इसके अर्थ नाम से भी पता चलता है कि अप मतलब दूर, तो यानी अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? आपकी अपोजी कहलाती है, जिससे कि ज्वार भाटा, जो ज्वार उत्पादक बल होता है वो कम होता है, और जो ज्वार भाटा होता है वो लघु ज्वार के रूप में आता है, यानी कम आता है। ठीक, उसकी ऊंचाई कम रहती है। अगला है ब्लड मून। ब्लड मून क्या कहता है? ब्लड मून वह होता है जिसमें लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रहण का संयोजन होता है। लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रहण का संयोजन ही ब्लड मून कहलाता है, और इसमें चंद्रमा लाल दिखाई देता है। ठीक, लाल दिखाई देता है। अब जो चंद्रमा पर जो प्रमुख मिशन भेजे गए, जैसे हमारा अंतरिक्षयान 2, अंतरिक्ष 1, सॉरी चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान 2, तो इनको देखेंगे। जो चंद्रमा पर पहला मिशन भेजा गया था, पहला मानव मिशन भेजा गया था, वो था अपोलो 11। इसको खासकर याद रखना, ये अक्सर पूछा जाता है, अपोलो 11। ठीक, और 16 जुलाई 1969 को प्रक्षेपित किया गया था, और ये 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। ठीक, 16 जुलाई को इसे प्रक्षेपित किया गया, 20 जुलाई 1969 को ये चंद्रमा पर पहुंचा। ठीक, इसमें यह प्रथम मानव युक्त मिशन है। ठीक, जब ये वहां पहुंचा तो इसने जो चंद्रमा की चट्टाने थी, पर्वत थी, वहां पे देखा तो चंद्रमा की जो चट्टाने हैं उनपे टाइटेनियम की अधिकता देखी गई थी। इसमें 3 व्यक्ति थे, और यहाँ ये क्वेश्चन अक्सर मतलब बहुत बार पूछा गया। एक था नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा था एडविन बज एल्ड्रिन, और तीसरा था माइकल कॉलिंस। जो ये नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन था, ये चंद्रमा की सतह पर उतरे, चंद्रमा की सतह पर उतरे। और एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरा? तो याद रखना, जो व्यक्ति था ये माइकल कॉलिंस, ये पायलट था, को पायलट था, और ये जो अपोलो यान था उसी में रहा, ये नीचे चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरा। तो इसको खासकर याद रखना, ये चंद्रमा पर नहीं उतरा, माइकल कॉलिंस। अब भारत द्वारा जो प्रमुख चंद्रयान भेजे गए वो है चंद्रयान फर्स्ट। इसको 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया, और 8 नवंबर 2008 को यह चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। ठीक, जो जिस यान से यह भेजा गया उस यान का नाम था PSLV-C11, और इस यान को याद रखना कि चंद्रयान प्रथम को भेजा गया, मतलब सीधा डेट आएगा आपको, तो 8 नवंबर 2008 को। कौन सा यान था? तो PSLV-C11। ठीक, इसके लिए बयालू पड़ता है बेंगलुरु में, एक IDSNC की स्थापना की गई। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर। इसकी जो मतलब इस चंद्रयान पर नजर रखता था, इसके लिए 42 में इसकी स्थापना की गई थी। अब है चंद्रयान 2, जो कि बहुत उम्मीद थी लोगों को, लेकिन ये असफल हुआ था हमारा। इसको प्रक्षेपित किया गया था 22 जुलाई 2019 को, और 7 सितंबर को 2019 को, क्योंकि इसको जो दक्षिणी ध्रुव था चंद्रमा में, उस पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। उससे पहले 2.1 किलोमीटर पहले ही जो इसका विक्रम था, विक्रम यानी लैंडर था, उससे अपना जो इसरो है उसका संपर्क टूट गया था। ठीक, जिस कारण से ये लैंडिंग नहीं हो पाई है, इसीलिए ये असफल रहा। तो याद रखना, इसको प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019, और 7 सितंबर 2019 को ये मतलब चंद्रमा पहुंचा, पर वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। और जिस पॉइंट पर ये उतरा था चंद्रयान 2, उसको तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया। तो याद रखना, ये क्वेश्चन
हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है तिरंगा पॉइंट किस कौन सा स्थान है, मतलब किस चंद्रयान से संबंधित है, किस मिशन से संबंधित है। तो इसको याद रखना, जिस स्थान पर चंद्रयान 2 उतरा उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया। अब है चंद्रयान 3। जो चंद्रयान 3 है इसे 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। श्री हरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में आप पढ़ते होंगे, तो वहां से इसको प्रक्षेपित किया गया। और 23 अगस्त 2023 को ये जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की। और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश बना भारत। ठीक, तो याद रखना इसको 23 अगस्त को। और जो 23 अगस्त है उसी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और आपसे एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में प्रथम बार जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो किस जिले में मनाया गया। ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप जरूर कमेंट करना। ठीक, और जिस स्थान पर अपना चंद्रयान 3 उतरा था उसको नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। तो याद रखना, शिव शक्ति पॉइंट इंपोर्टेंट, तिरंगा पॉइंट इंपोर्टेंट, और जो ये डेट है इनको याद रखना। ठीक, अब अगला है क्षुद्र या लघु ग्रह। क्षुद्र या लघु ग्रह, एस्टेरॉइड क्या होता है, ये पथरीले और जो धातु होती है उनके एक खगोलीय पिंड, धातु से निर्मित ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक, ये मंगल और बृहस्पति, भाई इसको तो याद ही रखना क्योंकि ये यूकेपीएससी और यूके का फेवरेट क्वेश्चन है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं या एस्टेरॉइड होते हैं वो किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार आता है, तो याद रखना मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा व चमकीला जो क्षुद्र ग्रह है वो है सेरेस। तो याद रखना सबसे बड़ा और सबसे चमकीला सेरेस है। और एक है फोरवेस्टा, दूरबीन से देख सकने वाला क्षुद्र ग्रह, जिसे हम दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं, उसे वो क्षुद्र ग्रह का नाम है फोरवेस्टा। ठीक, और जब ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराते हैं तो विशाल गर्त का निर्माण करते हैं, और इनके साथ उल्का पिंड भी विशाल गर्त का निर्माण करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की लोनार झील, यूएसए की बैरिंगर झील जो कि विश्व प्रसिद्ध उल्का झील है। ठीक, तो याद रखना क्षुद्र ग्रह ऐसे पथरीले और धातु से निर्मित खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा जो अगला है वो है धूमकेतु। इससे पहले की जो थोड़ा सा हमसे जो लिखना मैंने भूल गया था वो था कि जो चंद्रयान को ले जाने वाला रॉकेट था चंद्रयान 2 को, यानी चंद्रयान 2 को ले जाने वाला जो रॉकेट था, रॉकेट या यान, ठीक, वो था PSLV-C11। PSLV-C11 ठीक। और जो चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 जो 23 जुलाई को पहुंचा था वो था आपका LVM-3 M4। ठीक, इसको याद रखना दोस्तों, M4 दोनों को। खासकर इस जो चंद्रयान 3 था उसका यान का नाम अक्सर पूछा जाएगा, तो इसको LVM-3 M4 यान, इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, अब जो धूमकेतु या पुच्छल तारे या कॉमेट्स, ये क्या होते हैं, जो अंतरिक्ष में धूल, बर्फ, गैस या ठोस पदार्थ आदि से निर्मित होते हैं, उन्हें धूमकेतु या पुच्छल तारे कहा जाता है। ठीक, और ये सूर्य के चारों ओर, जो सूर्य के चारों ओर प्रवलयकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। ठीक, यानी इनकी कोई निश्चित कक्षा नहीं है, कभी इधर कभी उधर ऐसे परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक, और इनकी संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो धूमकेतु उनकी संरचना को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया था कि धूमकेतु का शीर्ष भाग को किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसको जो इसकी संरचना है उसको 3 भागों में, एक है नाभि, पहला नाभि, दूसरा कोमा, तीसरा पूंछ। जो नाभि होती है वो केंद्रीय भाग होती है और यहाँ से जो ऊर्जा है उसका उत्सर्जन होता है। ठीक, और स्थायी होता है। जो नाभि होती है केंद्रीय भाग होती है, स्थायी होता है, और इसका निर्माण धूल, बर्फ, गैस, अन्य पदार्थों से बना होता है, और यहीं से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन। ठीक, अगला है कोमा, ये शीर्ष भाग होता है। ये चित्र भी बना रखा है यहाँ पे, इस टाइप का कुछ दिखाई देता है। ये एक सबसे ऊपर होता है कोमा, याद रखना, शीर्ष भाग को कोमा कहा जाता है। मध्य भाग नाभि यानी न्यूक्लियस, और जो लास्ट भाग दिखाई दे रहा है इसको पूंछ बोला जाता है। ठीक, अंतिम भाग पूंछ है, इससे अंतिम या पीछे भाग जहां पर फुहारे के रूप में गैसों का अवशेष पाया जाता है। और यही क्वेश्चन एक
अपर पीसीएस में बन चुका है कि गैसों के फुहारे के रूप में कहाँ पाए जाते हैं, धूमकेतु के। तो याद रखना पूंछ में पाया जाता है, जब जहां पर फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि जब यहाँ से ये पदार्थ जल ऊर्जा उत्सर्जन होते हैं तो इनमें ये जलते हुए नीचे की ओर आते रहते हैं, जिस कारण से राख की मात्रा में या राख के अवशेष बोले तो यहाँ नीचे नीचे आ जाते हैं, तो उनकी एक पूंछ जैसी संरचना बन जाती है। ठीक, उल्कापिंड, उल्कापिंड यानी मेटेरॉइड्स, ये तीव्र गति से घूमने वाले, जो अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमने वाले ब्रह्मांडीय कण है, उन्हीं को उल्कापिंड कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा में, ठीक, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं। ठीक, क्यूपर बेल्ट है दोस्तों, इसको भी याद रखना, इसको स्टार मार के रखना है। क्यूपर बेल्ट उल्कापिंडों का सबसे बड़ा स्रोत होता है, ठीक, जो कि वरुण ग्रह के बाद पाई जाती है क्यूपर बेल्ट। तो उल्कापिंडों का सबसे बड़ा स्रोत क्यूपर बेल्ट। जो ये उल्कापिंड है, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वहां जो इनका उल्कापिंड है उनका गैसों से घर्षण होता है, यानी वायुमंडल के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर उल्कापिंडों का गैसों से घर्षण होता है, जिससे कि अग्नि जलती है, अग्नि प्रज्वलित होती है। ठीक, जब घर्षण होगा तो उनमें अग्नि प्रज्वलित होगी। जब ये प्रज्वलित होते तो इसी घटना को बोला जाता है टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा या शॉर्टिंग स्टार। तो क्वेश्चन आएगा शॉर्टिंग स्टार किसे कहते हैं, तो याद रखना पृथ्वी के वायुमंडल में जब उल्कापिंड प्रवेश करते हैं तो उनका गैसों के साथ घर्षण होता है, जिससे कि अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी को टूटता हुआ तारा या शॉर्टिंग स्टार कहा गया। ठीक, जो ये टूटता हुआ तारा, इसका कुछ भाग पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो राख में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, यानी कुछ भाग पृथ्वी पर पहुंचने से पहले राख में बदल जाता है, उसको उल्कास्म कहा जाता है, उल्कास्म या मेटेरॉइड्स। ठीक, और इसका जो कुछ जलता हुआ भाग जब पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी की जो चट्टान है उनसे टकराता है, जिनसे कि क्रेटर का निर्माण होता है। जैसे कि क्रेटर झील, क्रेटर का निर्माण होता है जब उसमें पानी भर जाता है तो वो झील का रूप धारण कर लेती है, जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील और बेरिंगर झील यूएसए की विश्व प्रसिद्ध है ये। ठीक, इसको याद रखना, बेरिंगर झील यूएसए की एक क्रेटर निर्मित झील है। ठीक, और एक जो धूमकेतु है, एक इसमें क्या हेली धूमकेतु, हेली धूमकेतु, धूमकेतु ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, 76 वर्षों बाद, 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, दिखाई देता है। अंतिम बार ये 1986 में देखा गया था, अंतिम बार 1986 में देखा गया था। और अगली बार अगर इसमें 76 जोड़ देंगे तो 2062 में ये दिखाई देगा। ठीक, तो याद इतने ये कुछ इस चैप्टर के जो फैक्ट थे, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा दोस्तों। इसके बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर जरूर करना, साथ ही कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक, धन्यवाद।